नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आपको संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं 2 नंबर वाला। दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आपका जो संस्कृत का पेपर होता है ना, उसमें 16 नंबर का संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर वाला। 16 को पूछा जाता है जिसमें से आपको कोई भी 8 को लिखना होता है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 8 को क्वेश्चन लिखिएगा तो 16 नंबर आपको मिलेगा। और जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, इतना ही क्वेश्चन और ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी में लिख लेते हैं और उसे याद कर लेते हैं तो 20 को क्वेश्चन बताऊंगा, इसमें से आपका 8 का रह जाएगा। तो अगर आपको संस्कृत में 16 नंबर चाहिए, जो कि आपका 2 नंबर वाला आता है, उसमें 16 अंक अगर आपको चाहिए, तो इस सभी क्वेश्चन को पहले कॉपी में वीडियो को देख देख और लाइन बाय लाइन लिख लीजिए और उसके बाद से याद कर लीजिए। आपको लिखते समय में ही आपको 10 क्वेश्चन याद हो जाएगा। उतना भारी भी नहीं है और ना ही दोस्तों उतना भारी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत आसानी से आपको 2 से 3 लाइन में आपको लिख देना होता है। अब ऐसा नहीं है कि इतिहास भूगोल की तरह 5 लाइन 10 लाइन 20 लाइन में लिखो, 2 लाइन 3 लाइन बहुत काफी है इसके लिए। जितना पूछेगा उतना ही तो लिखना होता है। अभी आप क्वेश्चन देखिए, मैं आपको जो बताऊंगा ना वही क्वेश्चन लड़ेगा, तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। और आप लोगों को मैं क्या बताऊं, हर साल मैं क्वेश्चन बताता हूं, बहुत ही कम बताता हूं, लेकिन जितना बताता हूं ना A to Z बोर्ड एग्जाम में फंस जाता है। तो बस आप लोग अच्छे से इसको लिखकर याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन में निकाल कर देखिएगा, आपको पता चलेगा। ये क्वेश्चन जो है, पंडित यानी कि ज्ञानी किसे कहते हैं, हर साल आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंडित यानी कि ज्ञानी किसे कहते हैं। तो पंडित यानी कि ज्ञानी का आप एक परिभाषा नहीं, हजारों परिभाषा दे सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पंडित को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि मेरा सबसे आसान परिभाषा है, अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा मतलब कि अच्छा रहेगा। मेरा परिभाषा है, पंडित किसे कहते हैं अपनी भाषा में, कि सुख दुख लाभ हानि में एक समान रहने वाला ही पंडित या ज्ञानी कहलाता है। बस आपको इतना लिख देना है, 2 नंबर कोई नहीं रोकेगा, आपको 2 नंबर यहाँ से आसानी पूर्वक मिल जाएंगे। और आपका दूसरा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि वेदांग कितने हैं, सभी का नाम लिखे। वेदांग कितने हैं तो लिख दीजिएगा, वेदांग 6 प्रकार के होते हैं और सभी का नाम। तो 6 को कौन कौन होता है, सभी का नाम लिख दो और आपका ये कितना नंबर मिल गया, 2 नंबर मिल गया। तो यार इसमें ये नहीं होता है कि तुमको इतना लिखना होता है, जितना कहेगा उतना ही तो लिखना होता है ना। तो जैसे कि वेदांग पूछा है कितने होते हैं और सभी का नाम लिखे, तो वेदांग 6 प्रकार के होते हैं, सभी का नाम। तो पहला का नाम क्या है, शिक्षा। दूसरा को कल्प कहते हैं। तीसरा को व्याकरण कहते हैं। चौथा को निरुक्त कहते हैं और पांचवा को छंद और छवा को क्या कहते हैं, ज्योतिष कहते हैं। तो ये 6 प्रकार के क्या हो गया, तो आपका वेदांग हो गया और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर इसका मिलेगा, 1 नंबर इसका मिलेगा। आपका कितना हो गया, तो आपका टोटल हो गया 2 नंबर के ये क्वेश्चन। और बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। तो आप लोग निराश मत हो ना, अच्छे से लिखो और प्रैक्टिस करो याद करने का, बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। संस्कृत में तो मैं आपको 90 प्लस दिलवा ही दूंगा, एकदम कन्फर्म। अब ये देखिए, अगला आपका क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आपका है दोस्तों 3 नंबर। ये क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया। एक लाइन में इसका आंसर है और एक मतलब ना बार में ही आपको याद हो जाएगा। वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया, तो लिखिएगा आंसर में, वैदिक धर्म एवं सत्य के प्रचार प्रसार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। यानी कि सिंपल में समझो तो इसका मतलब हुआ कि वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। और वही आंसर में लिखा गया है कि वैदिक धर्म एवं सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और हो गया ये आपका 2 नंबर का। इतना ही लिखो, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, एकदम कंफर्म मिलेगा। बस लिख तो दो इतना। ऑलरेडी मैंने भी लिख कर आए हैं, हमारा भी नंबर मिला है और पूरा फुल नंबर मिला है, नहीं कटा है। कटा था तो ऑब्जेक्टिव में कटा था, लेकिन आपका ये लिख दीजिएगा अगर आप लोग, तो आपका भी नंबर नहीं कटेगा संस्कृत में, ठीक है। और ये सब आसान होता है। आप लोग कुछ ऐसे पॉइंट को पकड़ो जिससे कि हम बनाए तो पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। 16 नंबर कम नहीं होता, 1-2 नंबर के लिए लोग तरसते हैं, यहाँ पर तो 16 नंबर की बात है ना। तो याद कर लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, शास्त्र मनुष्य को किन किन चीजों का बोध कराता है। शास्त्र मनुष्य को किन किन चीजों को बोध कराता है, तो याद रखना है, इसका आंसर लिखिएगा। शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य एवं अकर्तव्य का बोध कराता है।
शास्त्र को ही हम लोग अध्ययन का विषय कहते हैं, शास्त्र को ही हम लोग अध्ययन का विषय कहते हैं, शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। तो बस ये आप लोग लिख दीजिएगा, ये आपका 2 नंबर का हो गया, ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए 5वां नंबर, दोस्तों वेदांग अलग होता है, वेद अलग होता है, और आपको पता है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं। तो आपको बोर्ड एग्जाम में 8-9 बार ये प्रश्न पूछा गया है, सच बता रहा हूं। अगर मैं इधर शो करता ना कि कितने कितने बार में कब कब ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया, तब आपको यकीन होता। लेकिन दोस्तों मैं क्या कहूँ, अपनी भाषा में लिखा हूं ना, बोल बोल कर, टाइपिंग कर करके, इसलिए हम वो नहीं लिख पाए हैं। अगर मैं उसको डायरेक्ट कहीं से फोटो खींच कर यहाँ पर लगा कर बताता है ना, तो यहाँ पर आपको दिखता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, आसान आसान शब्दों में लिखे हैं ताकि आपको आराम से ये क्वेश्चन याद हो जाए, ठीक है ना। तो ये देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि वेद कितने हैं, सभी का नाम लिखे। तो आंसर में क्या लिखिएगा, आंसर में लिखिएगा कि वेद 4 हैं, और पहला का नाम है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा कौन है दूसरा सामवेद, तीसरा अथर्ववेद, और चौथा यजुर्वेद है। यही हमारा 4 प्रकार का वेद होता है, ठीक है। और उसके बाद से लिखिएगा 6वां नंबर क्वेश्चन, देखिए कि संस्कार कितने हैं वर्णन करें। संस्कार कितने होते हैं उसके बारे में आपको वर्णन करना है, कि संस्कार कितने हैं वर्णन करें। तो देखो, अगर आप पहले से आपको पता है कि संस्कार 16 होते हैं और 16 संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया, तो समझो कि आप बना दिए। हमको ये क्वेश्चन नहीं पता है और ना ही इसका मतलब कि आंसर हमको याद है, लेकिन फिर भी हमको पता है कि संस्कार कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो हम लिखेंगे कि मानव जीवन में 16 संस्कार होते हैं, और इन 16 संस्कारों को 5 प्रकारों में बांटा गया है। 3 संस्कार जन्म से पहले होता है, और 6 संस्कार शेषों से संबंधित होता है, 5 शिक्षा के संबंधित होता है, 1 मृत्यु के बाद होता है, और 1 विवाह के संबंधित होता है। इन टोटल को देखा जाए तो मनुष्य के जीवन में टोटल 16 संस्कार पाए जाते हैं। तो यही तो आपको लिखना है। अब इसमें भी वही कुछ मैं लिखा हूँगा, दूसरा कुछ नहीं लिखे हैं। भारतीय संस्कार 16 होते हैं। भारतीय संस्कार कितने, 16 है। इन 16 संस्कारों को मुख्य 5 प्रकारों में बांटा गया है, मुख्य 5 प्रकारों में बांटा गया है। इनमें से 3 जन्म से पूर्ण वाले संस्कार है, मतलब कि इनमें से जो 3 संस्कार होते हैं वो जन्म से पूर्ण संस्कार है। 6 संस्कार शैशव संस्कार, 6 वो जो संस्कार होता है वो शैशव अवस्था में होता है, यानी कि बचपन का संस्कार, उसको बचपन का संस्कार बोलते हैं, शैक्षणिक संस्कार भी बोलते हैं। 5 शिक्षा संबंधित संस्कार होते हैं, 5 गुना शिक्षा से संबंधित होता है। 1 विवाह के रूप में होता है गृहस्थ संस्कार, मतलब विवाह के रूप में जब हम लोग अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तब होता है। और 1 मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार है। प्रत्येक संस्कार में कई कर्मकांड निर्धारित होते हैं। तो यही तो आपको लिख देना है, ये आपका 2 नंबर का हो गया। तो आपसे कहा है कि एक संस्कार कितने वर्णन करे, तो वर्णन तो करना ही पड़ेगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद से आपका आता है 7वां नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है नीति श्लोका पाठ में मूढ़ चेतनाराधम किसे कहा गया है। नीति श्लोका पाठ में मूढ़ चेतनाराधम किसे कहा गया है, तो इसका उत्तर लिखिएगा, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्य से ही धर्म की रक्षा होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, सत्य से किसकी रक्षा की जाती है, तो धर्म की। धर्म से किसकी रक्षा की जाती है, सत्य की। ये अपनी एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसार में बच्चों की रक्षा कौन होता है, तो माँ होती है। संसार में स्त्रियों की रक्षा कौन होता है, तो उसके पति होते हैं। ये सब क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इजी। तो यहाँ पर लिखिएगा, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। युग से, युग नहीं योग होगा, योग, यहाँ पर योग होगा, ठीक है ना। योग से विद्या की सुरक्षित होती है, विद्या सुरक्षित होती है। और सफाई यानी कि सफाई से सुंदरता यानी कि रूप की रक्षा होती है, सुंदरता यानी कि रूप की रक्षा होती है। तथा सदाचार से कुल यानी कि वंश की रक्षा होती है। इसका मतलब यही होता है। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है। दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है कि देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी। 8 नंबर आपका क्वेश्चन आता है कि देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी। दोस्तों देवव्रत ने एक प्रतिज्ञा लिया था कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा।
और हमेशा और किसी का राज्य अधिकार नहीं छीनूंगा और ब्रह्मचर्य बनकर रहूंगा। उनका यही प्रतिज्ञा था कि हम कभी भी विवाह नहीं करेंगे। देखिए हमने उत्तर में भी वही लिखा है कि देवव्रत की प्रतिज्ञा थी कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा और आजीवन अखंडित ब्रह्मचर्य को धारण करूंगा। मैं राज्य अधिकार नहीं ग्रहण करूंगा, यानी कि मैं राज्य का अधिकार कभी ग्रहण ही नहीं करूंगा। यही उनका दोस्तों प्रतिज्ञा था, वचन था। तो आपको अच्छे से लिख देना है 8 नंबर क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को पहले एक बार तो कॉपी में जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए। अच्छा बताओ, मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए, आप खुद बता सकते हैं। अगर हम प्रकृति से लगाव नहीं रखेंगे, प्रकृति का देखभाल नहीं करेंगे, तो प्रकृति हमें मतलब की रक्षा कैसे कर सकती है। अगर हम पेड़ पौधों की रक्षा ना करें तो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन और अपना छाया कहाँ से देंगे, नहीं दे पाएंगे। तो वही दोस्तों यहाँ पर है कि प्रकृति को शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति मनुष्य को पालती है। सही बात है, अगर प्रकृति अगर अच्छा नहीं रहेगा तो वही तो हम कैसे अच्छे रहेंगे। प्रकृति ही हमें पालती है, वही हमें शुद्ध वातावरण देती है, शुद्ध ऑक्सीजन देती है, हर चीज शुद्ध ही देती है। इसलिए उसको पहले शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। तो प्रकृति को शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति मनुष्य को पालती है। महर्षि वाल्मीकि ने प्रकृति से लगाव रखने का हमें संदेश देते हैं। इससे हमारा जीवन सुखमय तथा आनंदमय होता है। तो ये आपका हो जाएगा 2 नंबर का प्रश्न, ठीक है ना। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके, ये तो हमने ऑलरेडी बता दिया, ये 2 बार क्वेश्चन आ गया, ये 2 बार क्वेश्चन आ गया, ऑलरेडी हमने बता दिया था। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं। शैक्षणिक संस्कार को हम लोग क्या बोलते हैं, शिक्षा संस्कार बोलते हैं। और शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लिख देना है कि शैक्षणिक संस्कार 5 होते हैं। और पहला लिख दीजिएगा अक्षरारंभ, दूसरा को लिखिएगा उपनयन, तीसरा को लिखिएगा वेदारंभ और चौथा को लिखिएगा केशांत। केशांत को दोस्तों मुंडन भी कहा जाता है और क्षौर कर्म भी कहा जाता है। और उसके बाद से आपका 5वां होता है विवाह, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समपवर्तन संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि विवाह संस्कार को समपवर्तन संस्कार के नाम से जाना जाता है, क्यों। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है केशांत को मुंडन या क्षौर कर्म कहा जाता है, क्यों। ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी का टाइप का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगला पूछा है शैशव संस्कार, जो बचपन वाला संस्कार है वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं टोटल 6। तो क्वेश्चन पूछा है कि शैशव संस्कार कितने होते हैं, तो लिखिएगा शैशव 6 प्रकार के होते हैं। मतलब कि शैशव संस्कार कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम हो जाएगा जात कर्म, दूसरा का हो जाएगा नामकरण, उसके बाद हो जाएगा बाहर निकलना, और उसके बाद से अन्न ग्रहण करना, चूड़ा कर्म, और उसके बाद से कर्णवेद। ये हमारा 6 प्रकार का बचपन वाला संस्कार होता है। बचपन के संस्कार कितने होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है 13 नंबर कि कर्ण की विशेषताओं का वर्णन करें। कर्ण के बारे में आप लोग जानते हो ना, दानी कर्ण, तो याद रखना दोस्तों। कर्ण के विशेषताओं के बारे में आपको वर्णन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा कर्ण कुंती पुत्र था। कर्ण जो था वो कुंती पुत्र था, परंतु महाभारत के युद्ध में उसने कौरवों के पक्ष से लड़ाई लड़ी थी। अब ऐसा क्यों उन्होंने किया था, आप सबको अच्छे से पता होगा, ठीक है। और उसके शरीर पर जन्मजात कवच और कुंडल विद्यमान थे। जब तक कवच और कुंडल शरीर से अलग नहीं हो जाते तब तक कर्ण की मृत्यु असंभव थी। मतलब कि जो कर्ण था ना वो कुंती पुत्र था, और जब महाभारत में लड़ाई हुई थी तो कर्ण कौरवों के पक्ष से अपनी लड़ाई लड़ी थी। मतलब कि उनसे मिलकर उनके साथ ही वो लड़ाई लड़े थे। और कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल जन्मजात था, मतलब कि बचपन से ही, जन्म से ही उनके शरीर पर कवच और कुंडल लगा था। और कहा जाता है कि जब तक कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल बाहर नहीं निकल जाता तब तक उनकी मृत्यु कोई कर ही नहीं सकता है। इसलिए आपको पता है ना, इंद्र जी छल और कपट करके और उनसे कवच और कुंडल बाहर निकलवाया गया कर्ण से, और तब जाकर उनकी मृत्यु हुई थी। अगर उनके शरीर से कवच और कुंडल न हटता तो स्वयं क्या बोले,
स्वयं शंकर भगवान भी आके उनकी मृत्यु करते तो ना हो पाता, मतलब कि उसके उनकी मृत्यु कोई कर ही नहीं पाता जब तक उनके शरीर से कवच और कुंडल बाहर ना निकल जाता। तो ये थी कर्ण की विशेषताएं, आपको लिख देना है। कर्ण के बारे में जो भी आपको आए लिख दीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन आता है 14 नंबर। ये क्वेश्चन आपका है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। विदेशी यात्री पटना में तो बहुत आए थे, तो वही 2-4 व्यक्ति का नाम लिख देना हो जाएगा। तो लिखिएगा विदेशी यात्री मेगास्थनीज। मेगास्थनीज विदेशी यात्री थे जो यूनान का राजदूत थे। फिर हेनसांग चाइना हेनसांग थे तथा फरहान अपने यात्रा के क्रम में पटना आए तथा अपने संस्मरण में पटना का विस्तृत वर्णन किए थे। ये जितने भी व्यक्ति हैं ना सब पटना आए थे, और पटना आने के बाद ऐसा नहीं है कि खाना खा पीकर चले गए। पटना आने के बाद यहाँ के बारे में बहुत अच्छे अच्छे विस्तृत मतलब कि व्याख्या किया कि पटना में क्या नहीं है, हर चीज़ है, और इसके बारे में अच्छे से वर्णन उन्होंने किया था, ठीक है ना, और अच्छे से बातें भी बोले थे। और आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कुल की रक्षा किससे होती है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि कुल की रक्षा, कुल यानी कि वंश की रक्षा किससे होती है, आचरण से होती है। तो कुल की रक्षा आचरण से होती है, ठीक है। इसलिए हमें पवित्र आचरण का व्यवहार सदैव करना चाहिए। तो ये आपका 2 नंबर का हो गया, 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। ये आपका आ गया 16 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। मतलब कि संस्कृत साहित्य में महिलाओं के वर्णन करना है कि संस्कृत साहित्य में महिलाओं का क्या योगदान है, इनके बारे में आपको अच्छे से क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का विचार है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं में भी संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया। इससे स्पष्ट है कि लेखक के विचार में महिलाओं का संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। ये आप लोग लिख दीजिएगा। इस संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से ना ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछा जाता है। सब्जेक्टिव 2 को, कभी कभी 3 को, कभी कभी 1 को, लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। इस चैप्टर से 7 को 8 को पूछ देता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन आपका आता है 17 नंबर। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों कहा जाता है, क्यों माना जाता है। अब सबको पता है पाटलिपुत्र यानी कि पटना प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र रहा है, लेकिन क्यों उसको कहा जाता है प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र, उसका कारण क्या है। कारण आपको पता है कि पहले पाटलिपुत्र यानी कि पटना में कहाँ कहाँ से लोग शिक्षा ग्रहण करने नहीं आते थे। कौन नहीं आया था, हर कोई आया था दोस्तों। विदेश के लोग, कहाँ कहाँ के लोग नहीं आए थे। और यहाँ तक कि अभी विदेशी यात्री के मैंने आपको बारे में बता भी था, ये सब लोग भी आए थे। तो यहाँ पे लिखेंगे राजशेखर रचित काव्य मीमांसा काव्य से, मतलब कि राजशेखर की एक रचना है जिसका नाम है काव्य मीमांसा, और उसमें उन्होंने लिखा है कि हमें पाटलिपुत्र के गौरव की जानकारी मिलती है, उसी काव्य मीमांसा बुक से मिलती है। और उन्होंने लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था, यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए हैं। पाणिनि, पिंगल, वनरुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी और यहीं उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। ये सभी व्यक्ति यहीं पर अपनी शिक्षा ग्रहण किए थे संस्कृत की। तो इसलिए दोस्तों पटना को प्राचीन शिक्षा का केंद्र माना जाता है। ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये आपका 18 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा के संबंध में पाटलिपुत्र वैभव पाठ में लेखक के क्या विचार है। मतलब शिक्षा के संबंध में पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर जो लेखक है उनका क्या विचार है, वो क्या कहना चाहते हैं पाटलिपुत्र के बारे में शिक्षा के मामले में। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि सरस्वती के वंशज पाटलिपुत्र में रहते थे। सरस्वती के जो वंशज थे वो पाटलिपुत्र में रहते थे। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, वनरुचि आदि महान विद्वानों की परीक्षा यहाँ से ली गई थी। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। तो ये आपको लिख देना है। 18 नंबर आपका ये प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर है। दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन एकदम पक्का है, इसको अच्छे से एकदम याद कर लेना एक ही बार में। महामंत्री वीरेश्वर के स्वभाव का वर्णन करें। मतलब कि महामंत्री जो वीरेश्वर था उसका स्वभाव कैसा था।
तो ये तो क्वेश्चन अपने मन से भी आप लोग लिख दोगे कि महामंत्री वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था, वो एक दानशील एवं दयावान व्यक्ति था, गरीबों को फ्री में अनाज वस्त्र दिया करता था, साथ में वो जो आलसी लोग हैं उनको भी देता था। मतलब कि आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। जैसे कि देखो हम क्या लिखे हैं कि वीरेश्वर मिथिला राजा के महामंत्री होते हुए भी सरल स्वभाव के थे, ये दानशील और दयावान थे, ये गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन दिया करते थे, ये आलसियों को भी दान स्वरूप अन्न वस्त्र देते थे। मतलब कि ये गरीबों को तो भोजन वस्त्र देते ही थे, साथ में ये आलसियों को भी दान वस्त्र भोजन ये सब फ्री में ही देते थे। इस प्रकार वीरेश्वर मानवीय गुणों से युक्त मंत्री थे। ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए। संस्कार कितने वर्णन करें, 2 क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मतलब कि हम आपको 18 क्वेश्चन बताए हैं, 18 क्वेश्चन बताए हैं ना, इसको अच्छे से याद कर लेना। 2 क्वेश्चन है था बट वो 2 बार रिपीट हो गया था। एक क्वेश्चन वेद कितने प्रकार के होते हैं, एक आपका संस्कार वाला, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन रिपीट हो, इसको अच्छे से कॉपी में लिख कर एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग, ठीक है ना। तो ऐसे ही दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आप सबको VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी क्लास और वीडियो आप लोग को दे सकूँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।